हेलो एंड वेलकम बैक टू एड्यूसॉल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट सीरीज़ के एक दूसरे लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम आप जानते हैं हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का सीरीज चल रहा है, उसमें हम एक और लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम कौटिल्य के बारे में डिस्कस करेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, मेनली अर्थशास्त्र को, बट चाणक्य नीति में भी वही चीज़ें, लगभग वही चीज़ें हैं, तो मिली जुली सी चीज़ें उनको हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि अभी तक हमने देखा, जितने भी थिंकर्स हमने देखे, लाइक भीष्म को देख लिया या फिर मनु को देख लिया, उन सब पॉलिटी बोल के या फिर पॉलिटिकल साइंस बोल के हमें क्या बता रहे थे। जो भी इंडियन थिंकर्स हमने देखे, उन सब सिर्फ और सिर्फ किंग के बारे में बता रहे थे। किंग का बहुत ज़्यादा हो गया तो उनका ड्यूटीज़ बता दिया उन्होंने, उनकी क्वालिटीज़ बता दी, बहुत कुछ बता दिया, तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस बता दिया। बट आज हम कौटिल्य को पढ़ेंगे और कौटिल्य इन सब से कहीं चीज़ें आगे की बताएंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे बताएंगे जो अभी तक हमने कहीं पर डिस्कस नहीं करी है। अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी किंग है उनको धर्म का पालन करना चाहिए, दैट्स इट। बट कौटिल्य है तो कौटिल्य धर्म को और पॉलिटिक्स को अलग बताते हैं कि धर्म जो है और पॉलिटिक्स जो है उसको अलग रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में हम एथिकल चीज़ें नहीं ला सकते हैं, जो भी एथिक्स है और जो पॉलिटिक्स है हमारा, उसको अलग रख के इस तरीके से एक स्टेट क्राफ्ट बताएंगे, किस तरीके से स्टेट को बनाना चाहिए, कौन हमारे फ्रेंड हो सकते हैं स्टेट के, कौन से स्टेट के दुश्मन हो सकते हैं, या फिर कौन ऐसे लोग हैं जो न्यूट्रल होते हैं। फिर काफ़ी चीज़ें बताएंगे, लाइक वो थ्योरीज देंगे, सप्तांग थ्योरीज देंगे, जिसमें बताएंगे कि किंग को चाहिए ये ऐसे ऐसे लोगों को रखे अपने यहाँ, इतना लेवल होने चाहिए मिनिस्टर्स के, ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें बताएंगे। और बहुत ही एंटरटेनिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौटिल्य का लेक्चर। तो डोंट मिस दिस लेक्चर और एंड तक बने रहिए। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो भी कौटिल्य या फिर अर्थशास्त्र से रिलेट करती है। ओके, तो हम सबसे पहले थोड़ा कौटिल्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौटिल्य कौन थे या फिर किस टाइम पर थे। तो ये कौटिल्य का टाइम पीरियड चल रहा था 300 BC वाला। ये वो टाइम था जब ग्रीक में एरिस्टोटल थे और वो एलेक्जेंडर था, वो वाला टाइम चल रहा था। और उसी टाइम पर इंडिया के तक्षशिला में ये बर्थ लेते हैं कौटिल्य 375 BCE में। और ये जो कौटिल्य होते हैं, ये इनको माना जाता है ऐसा कि ये एक एंशियंट टीचर हैं, फिलोसोफर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ज्यूरिस्ट हैं, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ इनमें थी। और कौटिल्य को आज हम कई नामों से जानते हैं, क्योंकि जो भी इनके मिलते हैं, लाइक जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं इनके, उन सब में कई नाम लिखे होते हैं, बट एट द एंड हमें पता चलता है ये कौटिल्य ने ही लिखे हुए हैं। लाइक चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, ये सब नाम है इनके जिनसे इनको जाना जाता है। और इन्होंने जो मौर्यन एम्पायर था उसके इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही बड़ा रोल किया था। क्योंकि क्या होता है, जो उस टाइम पर जो डायनेस्टी चल रही होती है, नंद डायनेस्टी चल रही होती है, तो नंद डायनेस्टी का जो किंग होता है घनानंद, वो इनकी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करता है और इनके अटायर को लेकर, या फिर ये जो अपना किंग मेकिंग का आइडिया बताते हैं, स्टेट क्राफ्ट का जो आइडिया बताते हैं, उसका ये बहुत ही ज़्यादा इनका मजाक उड़ाता है और इनको भगा देता है अपने राज्य से। ये तुम बेकार इंसान हो, जो भी चीज़ें तुम बता रहे हो वो कुछ नहीं होता है। बट ये क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये सच करके दिखाऊंगा और मैं किसी ऐसे इंसान को ले आऊँगा जो तुमसे बेटर राज्य कर सके, तुमसे बेटर इंसान हो, तुमसे बेटर किंग बन सके। इवन मैं ऐसे इंसान को लेकर आऊँगा जिससे मैं सम्राट बनाऊँगा। ये उस टाइम पे सम्राट बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, जिसके पास बहुत ढेर सारा लैंड होता था, एरिया होती थी, वो इंसान को सम्राट बोला जाता था, बहुत ही पावरफुल इंसान जो होता था। तो ये बोलते हैं मैं एक सम्राट लेके आऊँगा, नॉट ओनली किंग। तो इनको कुछ टाइम बाद मिलते हैं चंद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त में ऐसी कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं किंग बनने की, और कुछ एंथुसियास्टिक इंसान लगता है इन्हें चंद्रगुप्त। तो इसलिए ये उन्हें सारी विद्याएं सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू स्टेट क्राफ्ट, या फिर कैसे मैनेज करना चाहिए, मिलिट्री कैसे मैनेज करनी चाहिए, और फिर कैसे बाकी सारे बॉर्डर्स को अपने मैनेज करना चाहिए, पड़ोसियों को कैसे मैनेज करना चाहिए, जो भी पड़ोसी किंग लोग हैं उन लोगों को कैसे मैनेज करना चाहिए, या फिर जो एनिमी है, जो फ्रेंड है, उनसे किस तरीके से डील्स करनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें उनको बहुत ही अच्छे से, ये सारी विद्याएं ये सिखा देते हैं, उनको इन सब चीज़ों में पारंगत कर देते हैं कि कैसे अपने एरिया को, अपने जो भी लैंड है, अपना जो अर्थ है, उसको कैसे एक्सपेंस करा जाए, उसको एक्सपैंड कैसे करा जाए, ये सब चीज़ें सिखा देते हैं। अपने मिलिट्री को कैसे बनाया जाए, या फिर क्या चीज़ें ऐसी करी जाए कि लोगों में खुद ब खुद एक राजा के लिए आ जाए कि हाँ ये किंग है, इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। लाइक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनमें कुछ ऐसा था, तभी तो उन्होंने एक बार ही बोला कि अगर हम 2 वक्त की जगह पे 1 वक्त खाना खाएं और 1 वक्त का खाना किसी गरीब इंसान के लिए छोड़ दें, तो लोगों ने मान लिया, लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया ऐसा।
तो कुछ तो ऐसी क्वालिटीज़ होती होंगी कुछ लीडर्स में, कुछ ऐसी बात होती होगी, तभी तो लोग मानने लगते हैं। तो वही चीज़ें थी कि इन सब इनको वो सारी चीज़ें बताई, कौटिल्य ने वो सारी चीज़ें समझाया चंद्रगुप्त को किस तरीके से रूल करना चाहिए। तो ये सेम उसी तरीके से रूल करते हैं और फिर घनानंद को पराजित कर देते हैं, उसको युद्ध में हरा देते हैं और एक बड़ा एम्पायर बनाते हैं, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो कि काफ़ी कुछ महत्व रखता है हमारी हिस्ट्री में। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो मौर्यन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें। तो उसके समझ लीजिए कि फाउंडेशन थे एक तरीके से कि इन्हीं की वजह से मौर्यन एम्पायर इतना आगे जा सका। एंड आफ्टर दैट इन्होंने सर्व किया चंद्रगुप्त मौर्य को, फिर उनके बेटे को लाइक बिंदुसार को। तो इन लोग को इन्होंने सर्व किया, इन लोग को इन्होंने बताया कि किस तरीके से राज्य चलाना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी चाहिए राज्य वाली। और इन्हें फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रियलिस्टिक चीज़ों पे बातें करा करते थे। जो रियल पॉलिटिक्स होती है, जो जो आज के टाइम में हम देखते हैं पॉलिटिक्स में, वो चीज़ों पे बात किया करते थे, नॉट की एथिकल, नॉट की आइडियल चीज़ों पे बात करा करते थे। जो रियल में फॉर एग्जांपल कुछ नेचुरल एनिमीज़ होते हैं कि कुछ जो भी राज्य है, जो भी स्टेट है, उसके कुछ नेचुरल एनिमीज़ होते हैं, लाइक जो भी उसके नेबर हैं वो उसके नेचुरल एनिमी हैं। ओके, तो ये रियल चीज़ है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई आइडियल चीज़ नहीं है, या फिर ये कल्पनाओं वाली चीज़ नहीं है। और फिर जो इस नेबर का जो नेबर होगा वो हमारा फ्रेंड होगा, वो हमारा मतलब वो हमारा एलाई होगा। ये हमारा एनिमी है हमारा नेबर, बट इसका जो नेबर होगा वो हमारा नेचुरल एलाई होगा, ऐसा बताते हैं कौटिल्य। तो ये एक रियलिस्टिक चीज़ है, नॉट कि कोई कल्पना वाली चीज़ है। बिफोर वी गेट इट टू द वीडियो, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे मटेरियल्स आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैं सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं इस लेक्चर के या फिर जितने भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं उन सब के पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। एंड दिस इज़ ऑल। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 1905 में आर रामाशास्त्री से डिस्कवर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इनको ले आके एक बुक ले आके देते हैं, और ये लिखी होती है कुछ अलग सी स्क्रिप्ट्स में लिखी होती है जो इन्हें समझ में नहीं आती, पर कुछ टाइम बाद ये उन्हें डेसिफर करते हैं और उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेशन के बाद, आर रामाशास्त्री के ट्रांसलेशन के बाद काफ़ी लोग इसे समझने लगते हैं। फिर एक जर्मन आते हैं जैकोबी, वो 1909 में वो भी इसे जर्मन में ट्रांसलेट कर देते हैं, ताकि जर्मन फिर ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसे जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। और ऐसा माना जाता है ये जियो पॉलिटिक्स के एरिया में एक मतलब सबसे पहली बुक है जो जिसमें जियो पॉलिटिक्स की बात करी गई है। और इस बुक में 15 बुक्स हैं, कुल मिला के 15 बुक्स आते हैं, या फिर 15 अध्याय हम ये भी बोल सकते हैं। एंड 150 चैप्टर्स हैं, 180 टॉपिक्स हैं, ऐसे सब इस बुक में है। एंड इसकी जो 1 to 5 बुक है वो सप्तांग थ्योरी से रिलेट करती है। 6 बुक है जो है वो मंडल थ्योरी, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स हो जाता है, हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस हो जाते हैं, उनसे रिलेट करती है। फिर उसके बाद 7 to 10 बुक वार एंड पीस से रिलेट करती है, ये भी एक्सटर्नल मैटर्स में ही आता है। और उसके बाद 11 to 15 जो बुक है वो एक्सटर्नल मैटर्स एंड अदर इशूज से रिलेट करती है। फिर क्लासिफाइड 34 डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, 34 डिपार्टमेंट्स बताए हैं इन्होंने गवर्नमेंट को। अर्थशास्त्र दंड शास्त्र से भी काफ़ी कुछ ज़्यादा रिलेट करता हुआ दिखाई देता है, इस वजह से इसे नीति शास्त्र भी कहा जा सकता है, बट अर्थशास्त्र का एप्रोप्रिएट वर्ड। एंड स्टेट क्राफ्ट की बातें इसमें सबसे ज़्यादा करी गई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ये जो अर्थशास्त्र है और जो मनुस्मृति है, ये दोनों किसी एक ही इंसान ने लिखी हो, क्योंकि जो मनुस्मृति है उसके आगे की चीज़ें उसको कंटिन्यू करती हुई चीज़ें अर्थशास्त्र में हमें दिखाई देती हैं। इसलिए ऐसा कई लोग कहते भी हैं कि किसी एक ही इंसान ने लिखी हुई है, बट क्योंकि दोनों के काफ़ी स्क्रिप्ट्स में डिफरेंस आ जाते हैं, इस वजह से लगता है कि ये मनुस्मृति काफ़ी टाइम पहले लिखी गई होगी। एंड इन दोनों में कंटिन्यूटी सी दिखाई देती है स्टेट क्राफ्ट और क्योंकि जो ओरिजिन ऑफ स्टेट बताएंगे मनु वही सेम चीज़ें बताएंगे कौटिल्य, और फिर ड्यूटीज ऑफ किंग जो मनु ने बताई हुई हैं वही सेम चीज़ें कौटिल्य भी बताएंगे, अर्थशास्त्र भी बताएगा, इसलिए काफ़ी कंटिन्यूटी सी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा मीनिंग ऑफ अर्थशास्त्र देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र मीन किस चीज़ से करता है। तो क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो अर्थशास्त्र है इसको तो कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें लगती है, इसमें कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, बट हमें फिर पॉलिटिक्स मिल जाता है, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें पहले अजीब लगती थी कि ये क्या ही इंसान है जो हमें अर्थशास्त्र बोल के पॉलिटी पढ़ा रहा है। बट बाद में समझ में आता है कि ये जो अर्थशास्त्र है ये साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। कैसे है इसको हम चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अर्थ है, अर्थ
को हम क्या मानते हैं कि अर्थ इज समथिंग लाइक जो भी मटेरियल वेलबींग है वो डिनोट करता है अर्थ। एंड फिर ये जो अर्थ है, लाइक हमने पुरुषार्थ पढ़े हुए हैं पिछले लेक्चर्स में, उसमें हमने क्या देखा, जो धर्म है वो नंबर 1 पे होता है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। बट ये धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी को क्यों ये चीज़ें एक्वायर करनी होंगी, या फिर किसी को क्यों ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी, जब कोई इंसान इन सबसे रिलेट कर पाएगा। अगर मान लीजिए किसी गरीब को, किसी जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, उसको आप ये सब चीज़ें समझाने बैठ जाओ कि धर्म होता है, ये अर्थ होता है, ये काम, ये सब चीज़ें क्या ही वो समझेगा। जब किसी इंसान को इन सब चीज़ों से मुक्ति होती है, यानी गरीबी से मुक्ति होती है, वो कुछ और चीज़ें सोचने के लिए कुछ और चीज़ें वो सोच सकता है, तब उसके दिमाग में पॉलिटिक्स जाता है या फिर कुछ भी जाता है। तो सबसे पहले हमें अर्थ की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम किसी और चीज़ की सोचेंगे। तो ये जो अर्थ है ये मटेरियल वेलबींग है, लेकिन इसका एक और मीनिंग है, मेन आइडिया जो इसका हमें मिलता है वो क्या होता है, हाउ टू एक्वायर लैंड। ये क्या हो जाएगा, उसके बाद पहले हम ये अर्थ पाएंगे, उसके बाद अपने धर्म पे चलेंगे, अपना जो धर्म है वो निभाएंगे। और धर्म किस तरीके से निभाएंगे, बाई एक्वायरिंग लैंड। हमारा हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हमें हमारे अंदर ये एंथुजियाज्म होना चाहिए कि हमें अपना एक्सपैंड करना है, जितने में भी हम हैं उनसे उससे आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तभी हम ये चीज़ सोच पाते हैं। फर्स्टली एक्वायर नेबर्स लैंड बिकॉज दे आर नेचुरल एनिमीज। जो हमारे नेबर हैं वो हमारे सबसे बड़े, मतलब उनको बोला जाता है वो नेचुरल एनिमीज है, वो प्राकृतिक शत्रु माने जाते हैं वो लोग। एंड जो ये टू स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमेशा रिलेशन ऑफ वॉर होता है। इसलिए ये जो अर्थशास्त्र है ये इन्हीं के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करता है, ये लैंड एक्वायर करने के बारे में डिस्कस करता है, इस वजह से इसे आर्ट ऑफ वॉर भी बोलते हैं। एंड अर्थशास्त्र कैन बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट बुक इन जियोपॉलिटिक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिलेंगी, एंड फर्स्ट टाइम हमें इसमें जियोपॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने ना ही मनुस्मृति पढ़ी, उसमें भी हमने कहीं नहीं देखा कि जियोपॉलिटिक्स की बातें कर रहे हों मनु, या फिर राजधर्म पढ़ा, उसमें भी वेदव्यास या फिर भीष्म कुछ ऐसी जियोपॉलिटिक्स जैसी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। एंड जो हमारा फर्स्ट लैंड है वो कब हमारे एनिमी के द्वारा एक्वायर कर लिया जाए, उससे पहले हमें अपने नेचुरल एनिमी या फिर नेबर का लैंड एक्वायर कर लेना चाहिए, ऐसा बताते हैं कौटिल्य। बट इन चीज़ों, ये सब चीज़ें समझ में तब आएंगी जब हम डिटेल से इसका स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा डिटेल से इसका स्टडी कर लेते हैं। सिर्फ इतनी सी बात से हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि अर्थशास्त्र सही है या गलत है। हाउ टू एक्वायर लैंड, किसी का लैंड एक्वायर करना आज के टाइम में क्राइम है, बट किस तरीके से इसको सही बताते हैं कौटिल्य, ये सब हम पढ़ेंगे। सो आगे देख लेते हैं कि सप्तांग थ्योरी बताते हैं कौटिल्य, जिसमें 7 लिम्स बताते हैं वो, कि जो भी स्टेट है उसके 7 लिम्स होते हैं, और ये जो 7 लिम्स है ये एज 7 एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेनिटी एक्ट करते हैं। सॉवरेनिटी क्या होते हैं कि सॉवरेनिटी लाइक एक टाइप का संप्रभु होना, कि जो भी वो किंग है, जो भी हेड है, उस पर किसी और का नहीं चल रहा है, उस पर किसी और का फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, वो अपने को खुद में कंट्रोल रखता है और अपना जो करना चाहता है वो करता है, लेकिन धर्म के हिसाब से करता है, कभी किसी का बुरा नहीं करता है। उसके अंदर हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए वर्क करना है, जो भी हमारा स्टेट है उसका वेलफेयर के लिए वर्क करना है। तो ये कुछ 7 एलिमेंट्स जो बताए हुए हैं कौटिल्य ने, वो है किंग, फिर अमात्य आ जाता है, दुर्ग, किंग यानी कि जो स्वामी है वो आ जाते हैं, फिर अमात्य यानी कि जो मिनिस्टर हैं, फिर दुर्ग आ जाता है यानी कि जो फोर्ट्स बनवाए हुए हैं, और फिर जनपद आ जाता है, लाइक जो उसके टेरिटरी एंड जो पॉपुलेशन है वो चीज़ें आ जाती हैं, फिर कोस आ जाता है, बल, कोस यानी कि ट्रेजरी हो जाता है, बल यानी कि आर्मी हो जाता है, और मित्र एलाई हो जाता है। और ये बॉडी में होते हैं, ये बॉडी के कुछ पार्ट्स की तरह हमारे वर्क करते हैं। ये जो किंग है वो हेड होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा ओहदा जिसका होता है वो किंग का ही होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं मिनिस्टर्स, जो एज एन आई वर्क करते हैं, कि ये जो किंग है वो कैसे, जो उसको उसके पास जो भी चीज़ें जा रही है बाय द वे ऑफ किंग, मिनिस्टर्स जा रही है, मिनिस्टर्स उसे जो भी दिखा रहे हैं वो चीज़ें वो देख रहा है।
एंड ईयर्स, ईयर्स जो होते हैं वो एलाइज होते हैं, लाइक जो मित्र होते हैं वो एज एन ईयर वर्क करते हैं। एंड ट्रेजरी जो होती है वो माउथ के तरीके से वर्क करती है। जो आर्मी होती है वो हार्ट के तरीके से वर्क करती है। एंड जो फोर्ट्स होते हैं वो हमेशा अपनी रक्षा के लिए बनवाता है कि अपने और अपने कोर्स के और अपने जो भी लोग हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके, उनकी रक्षा के लिए बनवाता है। तो वो आर्म्स हो गए। फिर फीट, जो पॉपुलेशन या फिर जो लैंड है उसका, उसके अंडर में मीन्स जो जनपद है उसका, वो एज ए फीट वर्क करता है। सो इनको हम डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं थोड़ा, और देख लेते हैं कि कैसे इन्होंने किसको किसको किस तरीके से कैटेगराइज करा हुआ है। तो सबसे पहले जो आता है वो किंग है। सो किंग जो है उनको अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहे कौटिल्य, तो वो इस तरीके से करते हैं कि स्टेट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंस। इन हिज वर्ड वो बताते हैं कि स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंस का सिस्टम है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, किसी और स्टेट पे डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि जो स्टेट है वो सॉवरेन है। और इन उनके वर्ड्स में, कौटिल्य के वर्ड्स में इसको डिफाइन करा जा सके तो क्या कहेंगे कि इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक द लाइव्स द हैप्पीनेस ऑफ किंग, जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी उसके सिटीजन्स हैं, उन्हीं के हैप्पीनेस में किंग का हैप्पीनेस है। उसे अपने हमेशा अपने सुख के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। उसे हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके जो सिटीजन्स हैं, उसके जो नेशनल्स हैं, उनका वेल बींग किस तरीके से होगा, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा नेशनलिटी के लेवल पे सोचना चाहिए, नॉट पर्सनल लेवल। और फिर किंग प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। ऑफकोर्स किंग का तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है, और ये किंग को रिप्लेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बट किंग में कुछ वर्च्यूज़ होनी चाहिए। किंग के कुछ वर्च्यूज़ बताते हैं कौटिल्य, लाइक वो क्या बोलते हैं कि किंग को दिखने में ही स्ट्रांग दिखना चाहिए, कि हाँ कोई लंबा चौड़ा इंसान, स्ट्रांग इंसान है। उसके बाद उसके चेहरे पर एक अलग सा ऑरा होना चाहिए, तेज होना चाहिए। और फिर उसको, उसमें ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि लोग अपने आप उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। उसका बोलने का तरीका या फिर उसका जो भी बिहेवियर हो वो ऐसा होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए, हमेशा लाइक एकदम नॉर्मल इंसान से थोड़ा ऊपर होकर होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए कुछ चीज़ों में। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं, वीक चीज़ें हैं, उसको वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने वाला होना चाहिए। और फिर किंग के बारे में बताते हैं, कौटिल्य बताते हैं कि ये जो किंग है वो सेंटर ऑफ द स्टेट है, उसी की वजह से ये जो स्टेट है वो चल रहा है। कौटिल्य जो बताते हैं कि जो किंग है उसको एरोगेंट नहीं होना चाहिए, और जो एटीट्यूड है उससे, उसका जो भी एटीट्यूड है उसको एक अच्छा एटीट्यूड रखना चाहिए, और सबसे इक्वल तरीके से बातें करना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं जो अमात्य के बारे में कहते हैं कौटिल्य। अमात्य यानी कि जो मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर को क्या बताते हैं कौटिल्य की, जो ये जो मिनिस्टर होते हैं वो मोस्टली ब्राह्मण होने चाहिए। मीन्स जो मिनिस्टर है उसको ब्राह्मण होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग देम इज एम्बेसडर हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग। सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर कौन होता है? जो एम्बेसडर होता है, और उसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग या फिर स्टेट भी माना जाता है। किंग शुड चूज़ देम केयरफुली। किंग को बहुत ही केयरफुल होके ट्रस्ट करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए लोग का, और फिर ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो कि ट्रस्टेड लोग हों और वेल वेस्टेड इन शास्त्र, जिनको शास्त्र बहुत अच्छे तरीके से आता हो। ऐसा कौटिल्य सजेस्ट करते हैं कि किंग जो है उसको एटलीस्ट 3 अमात्यास होने चाहिए, उसके पास एटलीस्ट 3 अमात्यास होने चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए 2 उसके अगेंस्ट भी हो गए, अगर 3 है तो 2 उसके अगेंस्ट भी हो गए, तो कम से कम एक तो होगा जो उसे सबकी सच्चाइयाँ बताएगा और उसके साथ रहेगा। एंड अमात्यास कैन बी चैलेंज द पावर ऑफ किंग। जो अमात्य होते हैं वो किंग के पावर को चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए हमेशा हमेशा किंग को उनके ऊपर स्पाइस बनाए रखना चाहिए कि वो किस तरफ कब किसके साथ मिल रहे हैं, कब क्या बातें कर रहे हैं, ये सब की जानकारी किंग को होनी चाहिए। वरना वो जो भी मिनिस्टर्स हैं वो आके इन्हें गलत बातें बता देंगे जो कि इनके स्टेट के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। आफ्टर दैट कौटिल्य बात करते हैं दुर्ग की। दुर्ग यानी कि जो फोर्ट होते हैं, मॉडर्न पीरियड के जो फोर्ट्स हैं वो आज तक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे अच्छे फोर्ट्स बनवाए हुए हैं मौर्यास ने, और डिफरेंट टाइप के फोर्ट्स बनवाए हुए हैं। और ये जो फोर्ट्स होते हैं वो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज शो करते हैं एक स्टेट के। और कौटिल्य कुछ 3 टाइप के बताते हैं कि फोर्ट्स बनवाने चाहिए। वैसे तो कई टाइप्स के फोर्ट बताते हैं कि कई सारे टाइप्स के फोर्ट होने चाहिए। लाइक कुछ होते हैं जो हिल एरियाज़ में बनाए जाने चाहिए। हिल एरियाज़ में
मतलब कुछ ऐसी जगहों पे फोर्ट्स बनाना चाहिए जिसमें कि कुछ ऐसी नेचुरल बैरियर्स हों, ताकि लोग जल्दी से, कोई भी मान लीजिए कोई भी आपकी अपोजिट आर्मी है, अगेंस्ट कोई आर्मी है, तो वो जल्दी से आप पे आके अटैक ना कर सके। वो आए तो धीरे उसको कहीं ना कहीं रुकना पड़े, या फिर आने से पहले उसे सोचना पड़े। ऐसी जगहों पे फोर्ट्स बनानी चाहिए। हिल पे बनाएंगे अगर आप फोर्ट्स, तो वहाँ भी आने में उनको दिक्कत होगी। और या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर चारों तरफ से वाटर ही वाटर हो, उस जगह पे आप बनवा सकते हैं फोर्ट। या फिर जहाँ पर डेजर्ट हो, डेजर्ट में क्या होगा कि पानी नहीं मिलेगा, इस डर से कोई आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। या कुछ ऐसी फॉरेस्ट वाले एरियाज़ हों जहाँ पर लोग आने से डरें, तो ऐसी सब जगहों पर बनवाने चाहिए फोर्ट्स। फोर्ट्स ज़्यादातर जो भी मिलिट्री हैं, मिलिट्री बेस के लिए बनवाए जाते हैं, या फिर ट्रेजर जो भी कोर्स है, उनको उनको सुरक्षित रखने के लिए बनवाए जाते थे। और किंग वहाँ पे खुद खुद को अगर किंग प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो भी वहाँ पे जाके रहता था। और जो उनकी आर्मी होती थी उनको भी प्रोटेक्शन के लिए वहीं पर रखा जाता था। या फिर कोई भी ऐसी सैन्य गतिविधि करनी हो तो उसके लिए भी फोर्ट्स हुआ करते थे। अपना बल शो करना है किसी को कि यहाँ पे, लाइक आज के टाइम में क्या होता है कि कोई परमाणु हमला तो नहीं करते हैं, बट वो क्या करते हैं कि अलग अलग मिसाइल्स उसको रिलीज़ कर देते हैं, लॉन्च करते हैं। उस तरीके से पड़ोसी राज्य जो होते हैं वो डरे हुए रहते हैं कि कभी ये हम पे हमला ना कर दे। इस तरीके से अगर अपना जो भी बल है, जो भी मिलिट्री है, वो शो करना है, उसको उसको और बेहतर करना है, उसके लिए फोर्ट्स बनवाए जाते थे। काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनके लिए फोर्ट्स बनवाए जाते थे। एंड आफ्टर दैट आ जाता है हमारा जनपद। जनपद यानी कि जहाँ जहाँ पर टेरिटरी है हमारी, या फिर जो पॉपुलेशन है हमारे, वो सब जनपद में होते थे। वेर कॉमन पीपल लिव्स, ऑपरेट, कंडक्ट बिजनेस एंड वेरियस एक्टिविटीज़, उससे कहा जाता था जनपद कहा जाता था। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज। किंग हैज़ टू इंश्योर दैट दिस पीपल आर हैप्पी। जो भी ये चीज़ें इकोनॉमिक रिसोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। जनपद, अगर अगर लोग ही नहीं होंगे तो आप ट्रेजरी कैसे मेंटेन करोगे, आप किससे टैक्स किनसे लोगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेरिटरी और लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाया करते हैं। एंड किंग को हमेशा ये चीज़ें इंश्योर रखनी चाहिए कि उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी पीपल हैं, जो टेरिटरी है, वो खुश है उनसे या नहीं। और इन सब चीज़ों के लिए वो कुछ स्पाइस रखते थे, स्पाइस के टच में रहते थे, जिनसे उन्हें पता चलता है कि हमारा जो जनपद है उनमें किस टाइप की चीज़ें चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कभी उनके खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हों तो उन्हें किस तरीके से पता चलेगा। तो ये एक पता करने का तरीका हुआ करता है कि जो स्पाइस रख के, तो कुछ 10 टाइप्स के स्पाइस बताते हैं कौटिल्य। और सबसे पहला बताते हैं कि कपातिक। कपातिक यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उन लोग से स्पाइस करवाना। या फिर उदास्थित यानी कि जो रिक्लूजस हुआ करते थे उनसे। फिर गृह प्रतीक यानी कि जो हाउस होल्डर्स हुआ करते हैं। एंड वैदेहक जो मर्चेंट्स हुआ करते हैं। तपस यानी कि जो तपस्या एसेटिक्स हुआ करते थे, तपस्या किया करते थे वो। तीक्ष्ण यानी कि फायर ब्रांड्स जो हुआ करते हैं, उनसे भी स्पाइस स्पाइस एज ए स्पाइस वर्क कराया जा सकता है। एंड पॉइजन रसड यानी कि जो प्रिजनर्स हुआ करते थे, जो जेल के जो कैदी हुआ करते थे, उनसे। फिर बिसुखी जो मेडिकेंट वुमेन, जो मेडिकेशन करती हुए जो वेमेन लोग होती थी, उनसे भी स्पाइस करवा सकते हैं किंग। और मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में इसके बाद हम देख लेते हैं आर्मी। सो आर्मी से कंप्राइज्ड ऑफ क्षत्रिय। जो आर्मी हो उसमें क्षत्रिय ज़्यादातर करके होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो क्षत्रिय होते हैं, ऐसा माना जाता था कि जो क्षत्रिय होते हैं उनमें बल काफ़ी अच्छा होता है, स्ट्रेंथ बहुत ही बेहतर होता है उनमें, और वो युद्ध करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, जो भी आर्मी हो वहाँ पर क्षत्रिय ज़्यादातर होने चाहिए, और हेरिडिटरी बेसिस पर रिक्रूटमेंट होना चाहिए। हावर ऐसा माना जाता है कि अदर वर्णास भी आ सकते हैं। अदर वर्णास के लिए भी कुछ हैं, बट कोई पार्टिकुलर वर्ण उन्होंने नहीं बताया कि अदर कौन कौन से वर्णास। उन्होंने ज़रूरत के वक्त पर अदर वर्णास को भी बोला कि वो आ सकते हैं। एज इवन फॉर किंग इज कंसर्न, कौटिल्य इज नॉट पर्टिकुलर अबाउट वर्णास। वो यहाँ पर वो किंग के बारे में किसी एक वर्ण की बात नहीं करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि किंग जो है वो किसी भी वर्ण का बन सकते हैं, अगर उनमें क्वालिटीज़ है
उनमें वर्च्यू है, बट ये जो आर्मी है वहाँ पर क्षत्रिय होनी चाहिए। ये मेंशन दैट किंग कैन बी एनी वर्ण, बट प्रेफरेबली क्षत्रिय। अगर वो क्षत्रिय है देन इट्स गुड, बट वो किसी भी वर्ण के हो सकते हैं। वर्ण क्या, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ कुछ 4 वर्ड होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, कुछ ये 4 वर्णास होते हैं। एंड आफ्टर दैट हम देख लेते हैं कोष के बारे में। कोष यानी कि ट्रेजरी, जो भी संचय करा हुआ जो धन होता है वो कहाँ से आता है, बाई टैक्स आता है या फिर बाई एलाइज के तरफ से आता है, हमारे इन सब के तरफ से आ सकता है। इट शुड बी सफिशिएंट टू द एक्सटेंट दैट ओनली किंग इज एबल टू फुलफिल his routine obligation, he is able to meet any sort of emergency। उसे हमेशा इमरजेंसी के टाइम पर रखना चाहिए, इमरजेंसी के टाइम के लिए बचा कर कुछ रखना चाहिए, कोर्स यानी कि कुछ धन बचा के रखना चाहिए। यानी कि जैसे पैंडमिक आया उसके बाद तुरंत सबका जॉब छुड़वा दो, नहीं, सबके लिए थोड़ा थोड़ा बचा के रखो कि मान लीजिए अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई पैंडमिक आ जाता है, तो हर किसी को कुछ ना कुछ आप दे सको, किनको इसकी भी व्यवस्था करके रखनी चाहिए। आफ्टर दैट मित्र की बात कर लेते हैं थोड़ा, एलाइज की, जो भी एलाइज के बारे में क्या बताते हैं कौटिल्य। वो बताते हैं कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस रखते हैं एक किंग के लाइफ में, और ये तो आज के टाइम का बिल्कुल आज के टाइम से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं। एज देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी एंड नो परमानेंट फ्रेंड, कोई परमानेंट एनिमी या फिर परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, सब टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, सब अपने इम्पोर्टेंस के साथ आपको यूज़ करते रहते हैं, आप समझ पाओ या ना समझ पाओ। एंड ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरीके से ये समझ पाएँ आप कि कौन आपके रियल एनिमी है या फिर कौन आपके रियल फ्रेंड है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो फ्रेंड्स होते हैं ये सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, और ये एवरीवन वांट्स टू बी फ्रेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो बहुत से लोग आपके फ्रेंड बनना चाहेंगे, बट अगर आप आप बहुत ही वीक हैं तो आप फ्रेंड्स लूज़ करते हुए जाएंगे। और ये बहुत ही सीरियस कंसर्न हो जाता है अगर आपकी कंट्री फ्रेंड्स लूज़ कर रही है ऑन अ ग्रेट रेट। लाइक जो भी अगर हमारे जो एलाइज हैं इस टाइम पे इंडिया के, लाइक जो मालदीव, श्रीलंका एंड नेपाल, अगर वो क्लोज होते जाएं चाइना से, तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। हमको बहुत कंसर्न होना चाहिए, सीरियस कंसर्न रखना चाहिए इस बात पे कि हमारे जो भी मित्र हैं, एलाइज हैं, वो लूज़ ना हो हमसे, वो किसी और की तरफ ना जाएं। ये हमने कुछ डिस्कस कर ली अपनी कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। इनको कौटिल्य प्रकृतिज बोलते हैं। प्रकृतिज लाइक उन्होंने जो भी स्टेट के जो अंग बताए हुए हैं, जो भी उसके एलिमेंट्स बताए हुए हैं, वो प्रकृतिज बोलते हैं। जैसा कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसी के तरीके से वो भी वर्क करते हैं एक स्टेट में। सो अबाउट टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें देखी, लाइक सप्तांग थ्योरी हमने डिस्कस करी, कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी। हमने ये समझा कि अर्थशास्त्र क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अर्थशास्त्र को हमने समझा, और कौटिल्य के बारे में हमने डिस्कस करा। ये सब कुछ चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में हमने देखी, बट इसका ये तो पार्ट 1 हो गया, बट पार्ट 2 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम मंडल थ्योरी डिस्कस करेंगे। और मंडल थ्योरी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे आप नेट JRF दे रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन ही कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, उस टाइम पर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाया करते हैं बहुत ही इजीली। मंडल थ्योरी तो पूछ ही ली जाती है हर चीज़ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि मेरे जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम पे मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।